हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति जॉल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का सेकंड लेक्चर, यानी उसका सेकंड पार्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की और क्या यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड बेस अगर आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगी। और इसमें आपका पढ़ेंगे हम लोग इंडिकेटर की, इंडिकेटर क्या होते हैं और आपकी पीएच क्या होती है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज इसका रिमेनिंग पार्ट्स आपका क्या था कि जब हम एसिड और बेस दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि एसिड, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एसिड क्या होता है और हमने पढ़ा था बेस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर एसिड और बेस हम दोनों को मिला दें प्रॉपर्ली तो हमारा क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा और हमारा वाटर निकल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि एसिड को क्या कहते हैं बेटा हम हिंदी में, अम्ल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम बेटा, लवण कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, जल। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था कि एसिड क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी यूज़ क्या है। वही सेम हम लोगों ने वेस के साथ पढ़ा था कि वेस की डेफिनेशन क्या है, वेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेस के यूजेस क्या है, वेस के टाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बात करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे कि यदि हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दें, दोनों को मिला दें तो हमारी क्या फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि यदि एसिड और प्लस बेस अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है सॉल्ट। और हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, तो हमारा बनता है वाटर। तो हमने क्या देखा, जब किसी अम्ल प्लस क्षार दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, वो अपने आप में लवण बनाते हैं और आपका जल बनता है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारी होगी इसकी रिएक्शन। अब बात आती है कि इस रिएक्शन को हम कहते क्या हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, अगर हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन करेंगे कि जब किसी अम्ल को क्षार के साथ हम लोग आपस में मिलाते हैं तो आपका लवण और जल बनता है और उसमें जो ऊष्मा निकलती है तो उस ऊष्मा को हम कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक हमारा छोटा सा नया टॉपिक है जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ इसका नाम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। राइट स्टूडेंट्स, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे कि जब किसी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है स्टूडेंट्स। राइट, ठीक है। जब किसी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, ठीक है। राइट, हाँ। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। इसको उदासीनीकरण ही क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल और क्षार ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। राइट, यानी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, उसको उदासीन कर रहा है। राइट, जब एक प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं तो वो आपस में क्या बन जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। सेम हियर, यहाँ भी क्या होगा कि जब एक अम्ल एक क्षार को उदासीन कर रहा है तो इस अभिक्रिया को हमने कहा उदासीनीकरण अभिक्रिया। राइट स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब किसी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहते हैं। अब स्टूडेंट इसमें कुछ ऊष्मा निकलेगी, राइट, इसमें क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो इसमें निकलने वाली, तो उसमें निकलने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, तो इसमें निकलने वाली इस ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो बात हमारी हो गई कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इसमें निकलने वाली ऊष्मा क्या है, वो आपकी होती है उदासीनीकरण ऊष्मा। तो एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहा कि जब किसी अम्ल प्लस क्षार दोनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या सॉल्ट एलिमेंट बनता है, प्लस आपका वाटर निकल जाता है, जल निकल जाता है। तो बेटा ये हमारे इसका एग्जाम्पल हो गया ऊपर वाला। कोई भी हम एसिड ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एसिड HCl, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल है, एंड NaOH क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। ये दोनों आपस में मिलेंगे बेटा, तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा बेटा, और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ये आपका हो गया वाटर मॉलिक्यूल, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे यहाँ से क्या निकला बेटा, NaCl निकला, और प्लस क्या निकल गया आपका OH एंड H वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल गया। तो बेटा ये क्या हमारा, ये हमारा है एसिड, ये हमारा है बेस, और बेटा ये हमारा क्या है सॉल्ट, ठीक है। उसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं भोजन बनाने में, उसे क्या बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और प्लस बेटा आपका क्या है कि वाटर तो है ही आपका, ये वाटर हो गया। तो हमने जो एग्जाम्पल बताया था अभी, क्या बताया कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्शंस करता है तो उसमें नॉर्मली आपका क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है, NaCl बन गया, प्लस वाटर बन गया आपका उसमें। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, राइट। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तब से बोलेंगे जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें जो आपकी ऊष्मा निकलती है उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी बेटा हो गई रिएक्शंस। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी कि इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि आपके इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर हमारा हमने पढ़ रखा है कि जो कि हमारे इंडिकेट करते हैं हमें, ठीक है। तो इंडिकेटर से पहले हम एक अपना छोटा सा टॉपिक पढ़ सकते हैं pH, ठीक है। pH आखिर होती क्या है, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करते हैं आज इसमें न्यू टॉपिक, वो है आपका pH। तो स्टूडेंट pH का मतलब क्या होता है, तो pH आपके दो शब्द से मिलकर बना है P एंड H, राइट स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे pH के बारे में, P आपको किससे मिलकर बना है, pH दो से मिलकर बना है। हम बात करते हैं इसकी नॉर्मली P एंड H, राइट स्टूडेंट्स। तो pH किससे मिलकर बना है बेटा, P प्लस H, राइट। और P का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब होता है प्रोटॉन्स होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब हो गया प्रोटॉन्स, और बेटा इसका H का मतलब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन आयन आपका, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स का मतलब होता है, प्रोटॉन्स एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पावर, यानी कि शक्तिशाली। तो P फॉर प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स का मतलब क्या है बेटा आपका पावर है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपकी किसी भी हाइड्रोजन आयन की पावर होती है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं pH, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि pH हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, न्यू टर्म्स नहीं है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, किसी भी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उसमें अवेलेबल है, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो उसको हम मेजर करते हैं किससे, pH से। pH हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन अवेलेबल या प्रेजेंट है।
तो स्टूडेंट P4 पोटेंस, पोटेंस एक जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका मीन्स होता है पावर। H4 हमारा होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि उसमें कितने सारे आपके हाइड्रोजन आयन अवेलेबल हैं, यानी उसमें कितने सारे आपके हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया बेटा क्या कहते हैं आपका pH के बारे में, राइट। अब बात आती है कि pH, अब हम pH का एक फार्मूला भी होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। और डिफाइन करने की बात आती है तो आप बेटा नॉर्मली आप ये बोलेंगे, इसको pH को हम नॉर्मली ऐसे बोलेंगे कि किसी भी विलयन में उपस्थित या प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, उसमें कितने सारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, वो उसकी pH कहलाती है। अब बेटा इसका एक स्केल होता है pH का, ठीक है। pH स्केल क्या होता है, जिसमें वो ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो बेटा हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं pH की। क्या है pH की, क्या बोलेंगे, किसी भी विलयन में उपस्थित एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता, ठीक है, कितनी उसके कितना है, कितना मेजरमेंट है कि सांद्रता। तो इंग्लिश में बेटा हम इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन ही क्या बताती है, pH के बारे में बताती है, pH के बारे में बताती है, राइट स्टूडेंट, कि उसमें कितने सारे उसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, कितने उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है बेटा, वो उसकी कहलाती है हमारी pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि pH का स्केल क्या होता है, कैसे हम pH को कैसे हम उसको मेज़र करेंगे। तो स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले pH का स्केल बेटा आपका होता है 0 से 14 के बीच में, राइट स्टूडेंट्स। कितना होता है हमारा, 0 से 14 के बीच में, ठीक है बेटा। हमारे यहाँ पे आता है pH स्केल। तो pH स्केल के बारे में क्या है आपका, ये आपकी होती है 0 से 14, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका 7 होता है, बट देखो 7 से 0 क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। और बेटा 14 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। और बेटा 7 क्या होता है, 7 आपका होता है न्यूट्रल। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। 7 वाटर क्या है आपका, न्यूट्रल। तो बेटा हमने क्या देखा कि 7 से जितना कम होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। 7 से जितना ज़्यादा होगा वो बेटा आपका बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। तो pH स्केल हमें क्या बताता है, pH स्केल हमें ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन कब अम्लीय होगा और कब क्षारीय होगा। तो हमने क्या बोला कि 7 से अगर कम होता चला जाएगा तो वो आपका अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होता चला जाएगा स्टूडेंट तो वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, तो वो आपका क्षारीय होगा, राइट स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा कि ये आपका 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, लेकिन 0 होगा, अगर 0 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक यानी कि प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल अम्ल होगा। और अगर 14 होगा तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, यानी कि आपका प्रबल क्षारीय होगा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। अब बात आती है बेटा कि 7 क्या होगा, 7 मतलब न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। तो बेटा वाटर क्या होता है आपका, इसका एग्जाम्पल है वाटर क्या है आपका, न्यूट्रल है, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा ऐसे हम मेज़र करते हैं इसके बारे में कि आपका हाँ, अगर हमें pH निकालनी होगी तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, हाइड्रोजन आयन, राइट। तो एसिड के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन आयन, और बेटा बेस के लिए हम क्या देखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कि सपोज डेट मैंने क्या बोला कि मैंने किसी एसिड को मैंने HCl लिया, राइट स्टूडेंट्स, इसको मैंने एक्वस से कहते हैं बेटा यहाँ पर वाटर, पानी, मैंने HCl को पानी में डाला, ठीक है। ये बहुत जल्दी इसने H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन दे दिया, इसका मतलब ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है वाटर में डालने पर, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसने बहुत जल्दी अपना H पॉजिटिव आयन दे दिया, इसका मतलब ये क्या है बेटा आपका, ये आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट बेटा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब बात आती है, अब जैसे बेटा मैंने कोई बेस लिया स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसकी NaOH है,
ठीक है। NaOH को मैंने एक्वस वाटर में ऐड किया, तो बेटा इसने क्या दिया, इसने Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयन दे दिया आपके, राइट। तो इसका मतलब बेस क्या दे रहा है आपके, OH निगेटिव आयन। तो हमने स्टूडेंट्स क्या बोला कि जो बेस होगा वो वाटर में OH निगेटिव आयन देगा और जो एसिड होगा वो वाटर में क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव आयन देगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी एसिड या अम्ल होंगे वो वाटर में मिलाने पर क्या देंगे आपको, हाइड्रोजन आयन, और जो बेस होंगे, क्षार होंगे, वो वाटर में मिलाने पर क्या देंगे बेटा, OH निगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। बेटा ये तो हमारा हो गया एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि जो 14 होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और जो 0 होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, राइट। और जो 7 होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं, ना एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। तो बेटा ये तो बात होगी हमारी pH स्केल की। अब बात करते हैं कि pH का हमारा कहाँ कहाँ यूज़ है। हाँ बेटा इसके हम इसका फार्मूला और पढ़ लेते हैं pH का। हालांकि हमारा क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें मेंशन इतना है नहीं, उसमें जब आप 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ये फार्मूला। तो वो फार्मूला हम देखते हैं, pH का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं आज हम। तो pH का फार्मूला होता है बेटा -log H पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कहने का ये है, हम अगर pH फाइंड करेंगे तो pH कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे pH का फार्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू -log 10 H पॉजिटिव, ठीक है। बट हमारा pH का फार्मूला क्या होता है कि किसी भी विलयन का जो ऋणात्मक लघु गुणक होगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं इसका ऋणात्मक लघु गुणक का हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, यानी ऋणात्मक लघु गुणक के साथ में जितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे उतना उसका pH होगा। मतलब ये इसका उल्टा होगा, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी pH उतनी कम होगी, और जितने कम आपके हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी pH उतनी ज़्यादा होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा ये तो हमारा हो गया इसका pH का फार्मूला। अब बात आती है कि pH अगर हमें निकालने को आता है, नॉर्मली अगर हमें आता है एग्जाम में तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं ये वाला कि pH इज इक्वल टू -log 10 H पॉजिटिव, राइट स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि किसी भी ऋणात्मक लघु गुणक के H पॉजिटिव को ही हम pH कहते हैं। तो हम इससे भी ईजिली क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसे ईजिली डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारा हो गया pH का फार्मूला। अब बात आती है कि pH का हमारे एवरीडे में मतलब हमारे क्या यूज है, हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। ये pH का भी कुछ ना कुछ यूज होगा हमारी डेली लाइफ में। तो ये तो बेटा हमारा होगा pH स्केल, pH क्या है उसका फार्मूला क्या है। अब बेटा हमारा है इसका pH इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, एवरीडे लाइफ का मतलब होता है कि आपके दैनिक जीवन में, ठीक है। तो हम इसे हिंदी में बोलेंगे दैनिक जीवन में pH, यानी दैनिक जीवन में हमारी pH क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे कि दैनिक जीवन में pH पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, नॉर्मली सबसे पहला यूज़ क्या है बेटा इसका, सबसे पहला यूज़ है बेटा इसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। बेटा जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा आमाशय होता है, तो बेटा नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है बेटा कि नॉर्मली हमारा स्टमक एक प्रकार का एसिड सिक्रेट करता है, एक प्रकार का एसिड निकालता है बेटा, ठीक है। और वो कौन सा होता है आपका एसिड, वो आपका होता है HCl, राइट। HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, राइट। तो HCl निकालता है, ठीक है। अब HCl निकालता है तो HCl का pH कितना होता है 1.2, राइट। तो बेटा क्या होता है, यदि हम कभी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारे अंदर उसका एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। जब सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है और उसकी pH क्या होती है बेटा, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे तो pH क्या और कम हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि pH का और हाइड्रोजन आयन का रिलेशन बिल्कुल अपोजिट है। यदि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे उसकी pH उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। और pH जितनी कम होगी तो आपकी एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनेगी। तो हमने क्या बताया कि नॉर्मली जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा हम खाना खाते हैं, ऑयली स्पाइसी खा लेते हैं, तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारा HCl ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। हमारा आमाशय क्या करता है,
ज़्यादा अमाउंट में HCl का सिक्रीशन करता है। और जब ज़्यादा अमाउंट में HCl का सिक्रीशन होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, उसकी pH 1.2 से भी कम हो जाएगी। यानी 1.2 होनी चाहिए तो ठीक है, अगर 1.2 से भी उसकी pH कम हो जाती है स्टूडेंट, तो क्या होगा बेटा, हम लोगों को क्या बनेगी, हम लोगों को बनेगी एसिडिटी। ठीक है, तो जब हम लोगों को एसिडिटी बनेगी तो उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, हमें नीड होगी किसकी, वेस की, एक माइल्ड वेस की। वेस क्या होता है, हमारा क्षार। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अम्ल को, एसिड को कौन न्यूट्रल करेगा, क्षार न्यूट्रल करेगा इसको। तो हम इसको माइल्ड वेस के रूप में क्या लेंगे, इसके लिए बेटा हम यूज करेंगे एंटा एसिड। राइट स्टूडेंट, एंटा एसिड यूज करेंगे। और एंटा एसिड क्या होता है, जो कि एसिड को न्यूट्रल करता है। राइट, तो बेटा एंटा एसिड हम क्या लेंगे, हम नॉर्मली घरों में क्या लेते हैं, नॉर्मली हम लेते हैं इनो। ठीक है बेटा, तो इनो आपका एक कंपनी का नाम है, हालांकि इनो का मतलब यहाँ पे कंपनी से है, लेकिन इनो अपने आप में क्या है, एक माइल्ड वेस है। क्या है इनो अपने आप में, इनो इज ए माइल्ड वेस। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने बोला कि इनो अपने आप में क्या है, इनो अपने आप में माइल्ड वेस है। और क्या कहते हैं, और इसका जो इनो है वो कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इस वेस को हम लेते हैं यहाँ पर, तो हम वेस लेंगे तो वेस क्या करेगा, वेस इस एसिड को जो हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में एसिडिटी बन रही है, उसको क्या करेगा, उसको ये आपका न्यूट्रल करेगा। राइट स्टूडेंट्स, जब उसको न्यूट्रल कर देगा तो क्या होगा, फाइनली एसिड बेस आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों की एसिडिटी शांत हो जाएगी। तो इसका डेली लाइफ में क्या यूज है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि pH 1.2 से कम हो गई HCl, सबको पता है कि HCl का सिक्रीशन होता है, और HCl की अगर pH 1.2 से कम हो गई तो भी क्या बनेगी, एसिडिटी बनेगी। इसीलिए हमारी pH यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 1.2। तो बेटा पहला तो हमारा डेली लाइफ में इसका ये यूज है। सेकंड बेटा आपका है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है बेटा, देखिए जैसे कि नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, हमने कुछ मीठा खाया, हमने मीठा दूध पिया, हमने कुछ खाना खाया, और बेटा हमने उसके बाद ब्रश नहीं किया। राइट, जब हम कुछ खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, मीठा खाने के बाद, तो उसके पार्टिकल हमारे क्या दांतों में रह जाते हैं। जब उसके पार्टिकल्स हमारे दांतों में, टीथ में रह जाते हैं बेटा, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, और बैक्टीरिया क्या करता है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो बैक्टीरिया जब एसिड में कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट, तो क्या होगा कि हमारे दांतों की जो pH होगी, नॉर्मली हमारे जो टूथ, हाँ सेकंड डालते हैं इसका, टूथ डिके। ठीक है, तो टूथ डिके में क्या होगा बेटा, टूथ डिके में क्या होगा कि आपके दांतों के बीच में बेटा एक सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एनेमल। राइट, आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है, तो स्टूडेंट वो होता है दांतों के बीच में पाए जाने वाला एनेमल। राइट स्टूडेंट्स, एनेमल होता है। ठीक है, तो इनेमल क्या होता है, इनेमल सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम कुछ भी खाते हैं और कुछ भी खाने के बाद, चाहे मीठा हो चाहे कुछ भी हो, और हम ब्रश नहीं करते हैं, तो फाइनली हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वहाँ पे एसिड बना देता है। राइट, जब वहाँ पर एसिड बनाएगा तो उस एसिड की pH हमारी 5.5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए उसकी pH, 5.5 होनी चाहिए। यदि इसकी pH 5.5 से भी कम हो गई तो हमारे दांतों के बीच जो इनेमल होता है वो हमारा बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और फाइनली हमारे दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे दांतों के बीच में जो एसिड बनेगा इनेमल में, जो इनेमल होता है दांतों के बीच में, अगर वहाँ पर हम लोग कुछ खाने के बाद ब्रश नहीं करेंगे तो हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया वही करेगा कि उसको वो एसिड में चेंज करेगा, और एसिड में चेंज करेगा, और एसिड में ज़्यादा चेंज कर दिया तो उसकी pH अगर 5.5 से भी, तो उसकी pH कितनी होनी चाहिए, 5.5। अगर उसकी pH 5.5 से भी कम हो गई तो हमारे दांत बेकार हो जाएंगे। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए एक माइल्ड वेस लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, माइल्ड वेस। तो हमने क्या बताया, एसिड को कौन न्यूट्रल करता है, वेस न्यूट्रल करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, वेस आप नॉर्मली यूज़ करती होंगे, क्या होता है आपको पता है, जो हम नॉर्मली टूथपेस्ट होता है हमारा, टूथपेस्ट हमारा कैसा होता है, टूथपेस्ट हमारा बेसिक होता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। ठीक है, और बेटा टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है हमारा, बेसिक। ठीक है, टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है बेटा उसका नेचर। ठीक है, और हमारे दांतों में क्या होता है, एसिड होता है एनेमल में, तो वेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल करता है। तभी तो कहते हैं कि हमें हमेशा ब्रश, हर चीज़ खाने के बाद ब्रश करना चाहिए।
तो उसका ये रीज़न है कि क्यों हमें ब्रश करना चाहिए खाना खाने का, उसका रीज़न ये है क्यों, यदि हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांतों के जो इनेमल है उसमें हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, उसे एसिड में कन्वर्ट करेगा और उसमें ज़्यादा इसमें एसिडिटी हो गई, ज़्यादा एसिड बन गया तो आपके टूथ डिके हो जाएंगे, दांत बेकार हो जाएंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं टूथपेस्ट हमें कर लेना चाहिए। टूथपेस्ट कैसा होता है, हमारा नेचर में बेसिक होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ है इसका बेटा, सेकंड हमारे डेली लाइफ में टूथ डिके में, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा आपका है थर्ड इज वन है आपका, यहाँ पे एक और पढ़ लेते हैं इसका हम इसका यूज़। थर्ड हमारा बेटा इसमें है कि हाँ जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, तो हमारी मिट्टी की भी एक पीएच होती है और एक हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, ठीक है। अच्छा आपको मालूम है, आपको पता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी कितनी पीएच पे वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी हमेशा 7 to 7.8 पीएच पर वर्क करती है। हमारा जो ह्यूमन का बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच पर वर्क करेगी। यदि इससे हमारी पीएच कम हो गई या इससे ज़्यादा हो गई तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे हमारा डेली इसका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की, कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 7 से 7.8 पीएच, राइट बेटा। नेक्स्ट इसका फोर्थ है हमारा ब्लड, ठीक है बेटा। तो बेटा ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है स्टूडेंट, ह्यूमन ब्लड का पीएच आपका होता है बेटा 7.4, ठीक है। 7.4 का मतलब है कि थोड़ा सा बेसिक होता है नेचर में। हमने बताया कि जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं, 7 से जो कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ह्यूमन ब्लड का कितना होता है पीएच, 7.4 पीएच होता है। तो इतना ही होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो हमारे ब्लड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हमारे ब्लड की पीएच भी क्या होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। ये हमारे इसका डेली लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है किसकी, पीएच की, राइट। लास्ट बेटा आपका नंबर 5 है आपका सॉइल फर्टिलिटी। बेटा सॉइल है, मिट्टी है, तो मिट्टी की भी एक पीएच होती है, ठीक है। तो मिट्टी की भी पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए। यदि मिट्टी की पीएच सॉइल जो हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली हम जो खेती करते हैं तो वहाँ की मिट्टी देखते हैं उपजाऊ है नहीं है, उसकी मतलब फर्टिलिटी अच्छी है नहीं है। तो मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होने के लिए क्या है कि उसकी पीएच आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं ना तो कम होनी चाहिए नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो भी आपकी अच्छी फसल नहीं होगी, कम हो गई तो भी अच्छी फसल नहीं होगी। तो इसकी सॉइल की पीएच भी क्या होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए पीएच, ठीक है। तो बेटा ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे भी हमने पीएच पढ़ा, हमने देखा कि पीएच होता क्या है, उसका मायने क्या है, उसका स्केल क्या है, ठीक है। तो उस पीएच का हमने अपने डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या यूज़ है, हमने वो भी देख लिए कि ह्यूमन ब्लड में कैसे होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी में कैसे होना चाहिए, टूथ डिके में भी पीएच का क्या रोल है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच होता है, मतलब HCl जो सिक्रीशन होता है वहाँ पर क्या यूज़ है। तो बेटा ये तो हमारे थे सारे पीएच के यूज़। तो स्टूडेंट्स हमने नॉर्मली देखा कि हमारा जो पीएच है, पीएच मतलब आखिर फाइनली होती क्या है, ठीक है। पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। ये बेटा ये तो हमारा टॉपिक हो गया पीएच इस चैप्टर में, जो कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, समझना। यदि अगर आपको कोई क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपको इसमें अराइज हो रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और बाकी स्टूडेंट इस चैप्टर में आपके अगर कोई रिमेनिंग पार्ट्स रहता है, थोड़ा बहुत बचता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगी। और आज के लिए मैंने आपको पीएच के बारे में बताया डिटेल में, पीएच क्या होता है, इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो स्टूडेंट्स कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप्स हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको जो भी कोई क्वेरी क्वेश्चंस अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।